साथियों नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से बिहार ज्योग्राफी खास करके जो बीपीएससी द्वारा कराया गया 2024-25 का एग्ज़ाम है उसको देखेंगे। इसमें देखिए आपको 2025-26 में जितना भी बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराया गया है, खास करके आपको बीपीएससी एएसओ पीटी मेंस का हो गया, बीपीएससी स्पेशल टीचर का हो गया, 71वें बीपीएससी का हो गया, बीपीएससी एएसओ, बीपीएससी एलडी पीटी मेंस, बीपीएससी डीएसओ, बीपीएससी एमवीआई, बीपीएससी एमडीओ, बीपीएससी एलओ और बीपीएससी एसओ, साथ ही साथ बीपीएससी पीआर और बीपीएससी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी एएडीओ, बीपीएससी स्टेनोग्राफर के साथ साथ बीपीएससी एडिटर का एग्ज़ाम जो कराया गया है उसका हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। देखिए इस टॉपिक के करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आपको 25 अक्टूबर 2026 को बीपीएससी प्रस्तावित है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और ख़ास करके आपका जो इससे क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी अब किस ओर जा रहा है, तो हम लोग को फोकस किस ओर करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से आपको देखिए जो बीपीएससी का ज्योग्राफी है वो आपको यूपी पीसीएस में हो चाहे वनडे एग्जाम में हो, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग क्लास का अंतिम तक देखिएगा। इस सीरीज़ में हम लोग पहले संपूर्ण विज्ञान का 2025-26 का क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इस सीरीज़ को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई तक मैराथन क्लास आपको करंट अफेयर का लगभग 1100 MCQ 8 घंटे का वो कर लीजिए, तो आपका करंट अफेयर का जो समस्या है वो काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं, पश्चिमी घाट ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी गंगा का मैदान, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। देखिए अगर वैश्विक रूप से देखें तो आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र 36 वैश्विक रूप से बांटा गया है, ठीक है। और भारत में बात करें तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है, ठीक है। अगर वैश्विक रूप से बात करें तो 36 हो जाएगा, और भारत में बात करें तो आपको 4 देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो वैश्विक रूप से 36 हॉट स्पॉट में भारत में कितना पाया जाता है, तो 4 है। तो 4 भारत में करूँगा देख लेते हैं। तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक आपका हो गया हिमालय रीजन, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया भारत बर्मा क्षेत्र, ठीक है। और चौथा आपका हो गया आपका सुंडालैंड। तो ध्यान रखिएगा भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय रीजन, भारत बर्मा और आपको सुंडालैंड। अगर हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट कहते किसके हैं, तो देखिए हॉट स्पॉट के बारे में 2 बातें याद रखिए। वे स्थानिक पौधे की प्रजाति, जहाँ 1500 जो पौधे होंगे वो आपका स्थानिक होंगे, ठीक है। और यहाँ जो 70% पौधे होंगे वो प्राकृतिक रूप से विलुप्त हो चुके होंगे या ये अति संकटग्रस्त होंगे। तो ध्यान रखिए हॉट स्पॉट के बारे में आपको 2-3 लाइनें याद रखना है। हॉट स्पॉट स्थानिक प्रजाति जो पौधे 1500 मौजूद हो, ठीक है। और साथ ही साथ 70% जो पौधे हैं वो नष्ट हो चुके हैं या नष्ट होने के कगार पे हैं। तो कुल वैश्विक स्तर की बात करेगा तो कितना हो जाएंगे आपको 36, और भारत में होगा तो 4 हम लोग इसको बता चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये करा जो सभी कुल मिलाकर जो भूमि सतह का हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है वो 2.4% है। तो ये भी आंकड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कौन सा शब्द उन प्रजातियों का वर्णन करता है जो केवल एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। तो देखिए कह रहा है स्पष्ट रूप से एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका स्थानिक प्रजाति, ठीक है। और कीस्टोन प्रजाति क्या होता है, कीस्टोन प्रजाति वो होता है जिसकी संख्या काफ़ी कम होती है लेकिन जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। जैसे आपका हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सब कीस्टोन प्रजाति में आती है। एंडेमिक प्रजाति किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहती है और ये प्राकृतिक रूप से दुनिया में अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो भी इसमें आंसर की हम लोग दे रहे हैं वो बीपीएससी जो अपना आधिकारिक उत्तर कुंजी अंतिम रूप से मारा है उसी को हम लोग मान करके चल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का आपका संशोधित आंसर की नहीं है, जो अंतिम रूप से बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है उसी को हम लोग आंसर की मान रहे हैं। चलिए आगे कह रहा है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक वर्षा और घने वनस्पति आवरण के लिए युक्त होते हैं। तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक वनस्पतिक आवरण कहाँ मिलता है, तो आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मिलता है। यहाँ आपको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। साथ ही साथ यहाँ जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ जैव विविधता अधिक मिलते हैं और वनस्पति आवरण बहुत अधिक मिलता है। यहाँ वनस्पति का आवरण आपको काफ़ी मात्रा में दिखाई देता है, ठीक है। यही से कहा जाता है कि यहाँ जो पृथ्वी पर है वनस्पति इतना जकड़ा होता है कि आपको यहाँ पे धूप नीचे नहीं पहुँच पाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगर बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में, तो यहाँ उच्च वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक लगभग 250 सेंटीमीटर रहता है। साथ ही साथ अत्यधिक घने वन पाए जाते हैं, यहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए इसका जो वन होता है यहाँ कौन कौन पाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसको देख लीजिएगा। आपको इसमें मोगनी आ जाएगा, अबुनास आ जाएगा, रोजवुड आ जाएगा और सिनकोना आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछ रहा है, सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, ऑप्शन बी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, सबसे लंबा नेटवर्क कहाँ है? तो आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सही होगा। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की संख्या जो आपका भारत में लंबाई में की दृष्टि की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ता है। वही अगर आपका सबसे बड़ा NH देखे, नेशनल हाईवे देखे, तो कौन हो जाएगा? आपको NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, इसकी जो लंबाई, कुल लंबाई है लगभग है कितना है? तो NH 44 का लगभग आपको हो जाएगा 4112 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको देख रहे हैं ताकि इससे अगल बगल भी क्वेश्चन पूछे तो कवर हो जाए। ठीक है, ये जो आपको है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जाती है। अगर NH2 की बात करें, ये अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा NH 27 हो जाएगा। ये दूसरा भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो आपको इसकी लंबाई लगभग 3507 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है, देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक की कुल लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। इसके पश्चात आपको उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ हो जाएगा? एक पर आपका MP हो जाएगा, उस दूसरे ये महाराष्ट्र होगा, दूसरे पर आपका राजस्थान, ये UP होगा, और थर्ड पर आपका राजस्थान हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंट के अनुसार वनों की उपलब्धता सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम कौन सा होगा? तो कुल वनों के आधार पर कह रहा है, तो सबसे देखते हैं सबसे ज़्यादा जो वन आपको परसेंट में कह रहा है, तो परसेंट में आपको सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही अगर परसेंटेज की बात कर रहा है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो MP में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर आपको बात करेगा परसेंटेज के रूप में, तो आपको मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है, वन्यजीव अभयारण्यों और उनके प्रसिद्ध जीवों का कौन सा युग्म सही है? तो एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है, एक तरफ उसका जीव दिया हुआ है, कौन सा सही है? ये आपको UP PCS और BPSC साथ साथ UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखिए। देखिए आपका जो BPSC है वो खास करके UP PCS का जो PYQ होता है वो डाल देता है, या आपका UP PCS BPSC का PYQ डाल देता है। साथ साथ जो UPSC का जो क्वेश्चन आता है वहाँ से PYQ डायरेक्ट उठा कर डाल देता है। तो देखिए आपको ये BPSC का जो क्वेश्चन पूछा है ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को PYQ के रूप में डाला हुआ पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सफ़ेद बाघ आपका बांधवगढ़, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद करा कस्तूरी मृग आपको दाचीगाम, तो ये भी सही हो जाएगा। एक सिंग वाले गंडा काजीरंगा, ये भी सही हो जाएगा। और जंगली गधा कच्छ का छोड़ारन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं, करा सफ़ेद बाघ बांधवगढ़, कस्तूरी मृग आपको दाचीगाम, गंडा काजीरंगा और जंगली गधा कच्छ का रण मिलेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में, किस राज्य में पड़ता है? तो बांधवगढ़ की बात करें तो आपको MP में पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है आपको? सफ़ेद बाघ। और दाचीगाम की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है, या हुंगल या कस्तूरी मृग के बारे में देखने को मिलता है। UPSC जाकर देखिए, यहाँ से 3 बार क्वेश्चन पूछा है। उसी के अगर बात करें काजीरंगा, तो यहाँ असम में देखने को मिलता है। एक सिंग वाला गैंडा यहाँ पे देखने को मिलता है। वही बात करें लिटिल ऑफ कच्छ की, तो गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ जंगली गधे प्रसिद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर है, भूमध्यरेखीय वर्षावन का विश्व का सबसे बृहद प्रमुख विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्यरेखीय वर्षावन के विस्तार पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सभी को पता होगा, ये आपको पाया जाता है अमेजन बेसिन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करा दक्षिण अमेरिका अमेजन बेसिन भूमध्यरेखीय क्षेत्र के निकट स्थित है, जहाँ विश्व के सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी सलवास पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर है, विस्तृत प्रवाल भित्तियाँ के निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल भौगोलिक दशाएँ क्या हैं? तो देखिए प्रवाल भित्तियाँ के लिए निर्माण के लिए अनुकूल जो करा भौगोलिक दशाएँ क्या है? तो देख लेते हैं। आपको गहरा अत्यंत ठंडा पानी, तो देखिए ठंडा पानी होगा नहीं, ऑप्शन बी कट जाएगा। करा गर्म उतला और स्वच्छ जल और पर्याप्त प्रकाश युक्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ करा गाद और अवसाद मीठा जल, अगर गाद रहेगा और मीठा जल रहेगा तो आपको ये समुद्र में क्यों देखने को मिलता है? ये ऑप्शन सी कट जाएगा। भूमध्यरेखीय शांत गहरा क्षेत्र, इसमें भी नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ गर्म होती है, यहाँ जो जलधारा है गर्म होनी चाहिए, उथला होना चाहिए
और स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाश युक्त होना चाहिए, ताकि आपको कोरल रीफ जो है आसानी से अनुकूलित रूप से हो सके। अगर बात करें तो ये जल का तापमान कितना होना चाहिए, तो लगभग औसत 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। तापमान की बात करेगा, उथला जल की बात कर रहा है तो 200 फीट तक होना चाहिए और स्वच्छ और गाद रहित होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर है, उपोष्णकटिबंधीय में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर प्रायः मरुस्थल पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो उपोष्णकटिबंधीय के बारे में देखे होंगे तो जो महाद्वीप, ये मान के चलिए महाद्वीप है, तो यहाँ पश्चिमी भाग पर आपको, ये ईस्ट भाग हो गया, ये वेस्ट भाग हो गया, तो कह रहा है पश्चिमी भाग पर आपको मरुस्थल पाए जाने का कारण क्या है। तो पश्चिमी भाग पर आपको यहाँ पे देखिएगा मरुस्थल पाया जाता है और यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे आपका देखिए, आपका जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, जितना भी मरुस्थल बड़ा बड़ा है आपको पश्चिमी क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी क्षेत्र पर क्यों मिलता है, इसी कारण पूछ रहा है। तो देखते हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं ऊपर एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब, तो बिल्कुल सही होगा। जैसे देखिए ठंडी महासागरीय धाराएं यहाँ पाई जाती है और उच्च वायुदाब के कारण यहाँ पे आपको वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए यहाँ मरुस्थल देखने को मिलता है। यहाँ से आपको जब हवाएं चलती है तो पूर्वी तट पर वर्षा करती है, लेकिन पश्चिमी तट पर आते आते आपको वर्षा नहीं करती है, इसलिए यहाँ आपको मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप पश्चिमी तटों पर ठंडी जलवायु जलधाराएं वाष्पीकरण रोकती है तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब की हवाएं नीचे से उतरकर शुष्क दशाएं बनती है, जिस कारण मरुस्थल का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं स्थल स्वरूप और संबंधित निर्माण प्रक्रिया का कौन सा मिलान सही है। तो एक तरफ स्थल रूप दिया हुआ है, उसके संबंधित निर्माण प्रक्रिया दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। ये आपको एनसीईआरटी, आपका 11th का एनसीईआरटी में सब जो जितना भी टॉपिक है 11th का एनसीईआरटी से दिया हुआ है क्वेश्चन है। तो देखते हैं, फ्योर्ड जो है हिमनद मैदान, अपर्दन जो है डेल्टा नदी निक्षेपण, और यारडंग जो है पवन अपर्दन, और एटॉल जो है प्रवाल भित्ति। तो देखिए अगर आप लोग इतना डिटेल से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखते हैं हम लोग ऑप्शन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं, यारडंग नदी निक्षेप। देखिए आप लोग नदी निक्षेप में यारडंग पढ़े हैं, कभी सुने हैं? तो बिल्कुल नहीं सुने, तो ऑप्शन इसको काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेल्टा हिमनद अपर्दन, तो आप लोग देखोगे हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, आपको नदी मुहाने पर होता है, तो हिमनद अपर्दन तो ये तो होगा नहीं, यहाँ से ऑप्शन ये कट जाएगा, ठीक है। एटॉल कह रहा है पवन अपर्दन, तो एटॉल कहाँ बनता है, एटॉल आपको बनता है समुद्र में जहाँ प्रवाल रहते हैं, तो ये आपको कट जाएगा, ऑप्शन बी और सी सही कट गया। फ्योर्ड प्रवाल भित्ति, तो फ्योर्ड तो होगा नहीं, यहाँ तो एटॉल हो जाएगा, और एटॉल नदी नीचे पर, तो ये भी कट जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन ऐसे ही निकल जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा लिमिट करके पढ़िए, आपका ऑप्शन ए ऐसे ही दिख जाएगा। देखिए फ्याड़ जो है, चलिए फ्याड़ के बारे में नहीं पढ़ोगे, देखिए हिमनदीय पर्दन में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। डेल्टा के बारे में सभी लोग जानते होंगे, डेल्टा नदीय निक्षेपण है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। और यारडंग जो भी है, यारडंग के बारे में सब सुने होंगे, ये आपको पवन अपर्दन है, और एटाल के बारे में भी सुने होंगे आपको, ये प्रवाल भित्ति है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ना भी जानकारी रहते हुए ऑप्शन को पूरा पढ़िए, जितना भी क्वेश्चन लंबा होता है, टफ क्वेश्चन थोड़ा होता है, उसकी गहराई में आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा, आप लोग आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए आप लोग इतना तो जानते होंगे, एटाल जो है आपको प्रवाल भित्ति में पाया जाता है, और ये आपको डेल्टा मैदान निक्षेप में पाया जाता है। दो तो सही दिख रहा है, चलिए बाकी के बारे में नहीं, लेकिन बाकी अगर ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको कोई भी मैच नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए फिलाड दिया पवन अपर्दन, और ये यारडंग नदी निक्षेपण, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिलियाड हिमनद जो जल मग्न गर्त है, डेल्टा निक्षेप है, यारडंग शुष्क क्षेत्र में वायु पर्दन का रूप है, और एटॉल जो है बलाकार प्रवाल भित्तियाँ हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अगर हॉर्मुज जलमंडल है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा दो जल निकायों को जोड़ता है। तो लाल सागर नदी खाड़ी, तो गलत होगा, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आपको देखिए हॉर्मुज स्टेट है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है। ईरान ऊपर में स्थित है और नीचे में आपको हॉर्मुज स्टेट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको मिलता है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ओमान की खाड़ी, ये वाला हो गया ओमान का खाड़ी। और इधर आपको बात करें तो इधर आपको हो गया फारस की खाड़ी, और ये आपको हॉर्मुज स्टेट हो गया। तो दोनों के बीच आपको हॉर्मुज और फारस के बीच, ओमान और फारस के बीच आपको हॉर्मुज स्टेट देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको घुरा फिरा के पूछ सकता है, इसको अच्छे
अगर वही बात करेगा किसको जोड़ता है तो ये आपका हो जाएगा फ़रस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करेगा किसको किसको अलग करता है तो ये आपको देखिए ऊपर में ईरान हो गया और नीचे में आपको ओमान हो गया, तो ओमान और ईरान को अलग करता है, और या तो संयुक्त अमीरात को बोलते हैं, दोनों को अलग करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करें तो इसकी लगभग चौड़ाई जो होगी आपको, लंबाई जो है 21 मील है और चौड़ाई आपको यहाँ पे आकर के संकरा बाग देखने को मिलता है 2 से 4 मील चौड़ा है, इसलिए आपको ईरान यहाँ पे इस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऊर्जा चौक पॉइंट इसको भी कहते हैं, उसको होर्मुज स्ट्रेट को ऊर्जा चौक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऊर्जा चौक पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी LNG का कुल आयात होता है लगभग 20 से 25% इसी क्षेत्र से गुजरता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले असमान वृद्धि को क्या कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान में आपको गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले असमान वृद्धि को क्या कहते हैं। अगर वृद्धि की बात होगा, वृद्धि होगा तो इसको कहते हैं ताप व्युत्क्रमण, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर कहेगा कि आपको, अगर वही बात करेगा अगर ऊपर जाने पर ये तापमान बढ़ रहा है तो ये आपका हो जाएगा समान ताप ह्रास दर, ठीक है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो आपको ये हो जाएगा ताप व्युत्क्रमण और समान ताप ह्रास दर जो ऊपर जाने पर घटता है। समानता देखते हैं, क्षोभ मंडल में आपको 165 मीटर पे प्रति 165 मीटर पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश क्षोभ मंडल ऊपर जाने पर आपका तापमान बढ़ने लगता है तो उसको कहते हैं ताप व्युत्क्रमण। तो कह रहा है समान रूप से तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ताप व्युत्क्रमण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गिरता है, लेकिन विशेष दशाओं में ऊपर के साथ ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ना व्युत्क्रमण कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वही बात करें अगर घटता है तो पूछता तो आपका समान ह्रास दर हो जाता है, लेकिन ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि ये समान वृद्धि का कारण पूछ रहा है। चलिए 13 नंबर है, भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्राकृतिक रेतीली तट कौन सी है। तो एक तो कह रहा भारत का सबसे लंबा है और विश्व का सबसे दूसरा लंबा प्राकृतिक रेतीली तट कौन सा है। तो देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मरीना बीच, चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित मरीना बीच जो आपको 13 किलोमीटर लंबा तट है, यह भारत का लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री बीच है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर है, अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। तो अरब सागर की बात कर रहा है तो अरब सागर किधर आपका होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपका अरब सागर वाला क्षेत्र हो जाएगा। आपको ये अरब सागर वाला क्षेत्र होता है और ये आपको बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र होता है। पूरा अगर देखें तो हिंद महासागर होता है। तो कह रहा है अरब सागर के तट पर, देखिए अरब सागर के तट पर सबसे ज़्यादा लंबा कौन होगा। तो आपको देखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई जो अरब सागर तट पर देखने को मिलता है वो गुजरात का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी गुजरात सही होगा। कह रहा है गुजरात की तट रेखा जो सर्वाधिक लंबी है, कितना, लगभग 1214 किलोमीटर है, जो अरब सागर किनारे है। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो सबसे अधिक लंबा जो तटरेखा है वो आपको अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अरब सागर की बात कराए तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर है, सैन एंड्रियास फॉल्ट किन दो विवर्तनिक प्लेटों के बीच स्थान है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट की बात कर रहा है, ये कौन दो विवर्तनिक प्लेट के बीच है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अगर प्लेट टेक्टोनिक में आपको 7 बड़ी प्लेटें हैं और महत्वपूर्ण 4 छोटी प्लेटें हैं और माइक्रो प्लेटों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से आपको 7 बड़ी प्लेटों को बांटा गया है। तो कह रहा है सैन एंड्रियाज फॉल्ट जो है उन 2 प्लेटों के विवर्तनिक प्लेटों से मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत प्लेटें और उत्तरी अमेरिका प्लेटें, इसको ध्यान रखिएगा। सैन एंड्रियाज फॉल्ट जो है कैलिफोर्निया के प्रशांत प्लेटें और उत्तरी अमेरिका के प्लेटों के पार्श्व संधि के रूप में है। ये देखिए आपको, ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र हो जाएगा। मैं सिंबॉलिक रूप से बना लेता हूँ। ये आपको मान के चलिए उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेटें हो गया। और यहाँ पे नीचे में आपका ये प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया और दोनों के बीच यही क्षेत्र आपको पाया जाता है, सैन एंड्रियाज फॉल्ट, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेणुका झील। अगर बात करें आपको रेणुका झील के बारे में तो ये अगर भारत की सबसे छोटी झील की बात करेगा रामसर साइड मीठे पानी की झील की, तो आपको ये रेणुका झील पड़ जाएगा, ठीक है। और ये रामसर साइड सबसे भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल है रेणुका झील। लेकिन भारत अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, याद रखिएगा। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है सिमरौल जिलों में स्थित रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, एक महत्वपूर्ण रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है। ये जो आर्द्रभूमि स्थल है वो भारत का सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो विश्व में सबसे आपको व्यस्तम समुद्री मार्ग की बात करेगा तो आपका स्वेज नहर ये नहीं होगा। उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपको कैरिबियाई द्वीप होते हुए आपको इधर से देखने को गुजरता है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह विश्व के दो सबसे उन्नत औद्योगिक क्षेत्र पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जोड़ने वाला एक अधिकतम वैश्विक व्यापार पथ वहन करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक नौवहन एवं व्यापार हेतु उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग की बात कर रहा है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग की बात होगा तो इसमें आपका सही हो जाएगा राइन जलमार्ग, ऑप्शन ए सही होगा। राइन नदी जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहती है तथा रॉटरडैम पोर्ट से जुड़ी होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए 19 नंबर है, भारत के भौगोलिक प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम लिखे। तो भारत का भौगोलिक प्रदेश कह रहा है नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। आपको हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। चलिए नई जानकारी अलग देखते हैं, उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। चलिए और देखते हैं। देखिए तो पहले हम लोग छोटा सा एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका भारत का मैप हो गया। देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हिमालय पर्वत देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या क्षेत्र हो गया, ये वाला आपको विशाल मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपको पूरा जो त्रिभुजाकार में आपको है, ये आपको ये प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका तटीय मैदान देखने को मिलता है और ये आपको द्वीपीय समूह हो गया। भारत के भौगोलिक प्रदेश में हम लोग देखें तो देखिए आप एक एक करके हम लोग समझते हैं। नॉर्थ टू साउथ का है तो ऊपर नॉर्थ मान लेते हैं और नीचे आपका साउथ हो गया। तो देखते हैं करा हिमालय पर्वत, तो बिल्कुल पहले हिमालय पर्वत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तरी मैदान, उत्तरी का मैदान ये वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। उसके बाद करा थार मरुस्थल, तो ये वाला थार मरुस्थल ऊपर आता है, पहले आपको उत्तरी मैदान यहाँ तक आ गया, उसके बाद थार मरुस्थल, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद तटीय मैदान। तो नॉर्थ टू साउथ करा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर जहाँ भी आप लोग फंसे तो इंडिया का मैप ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको क्या होगा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही, ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ करा उत्तर का मैदान, हिमालय पर्वत, तो पहले क्या होता है हिमालय पर्वत आता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, देखिए बीच में आपको क्या हो रहा है, हिमालय उत्तर का मैदान आ रहा है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद थार मरुस्थल, हिमालय, देखिए थार मरुस्थल तो यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पहले क्या आता है आपको हिमालय पर्वत आता है, उसके बाद आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद यहाँ पे थार मरुस्थल देखने को मिलता है, उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैदान देखने को मिलता है, उसके बाद तटीय मैदान और नीचे आपको द्वीप समूह देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में काली मिट्टी, रेगुलर मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो काली मिट्टी का निर्माण हम लोग पढ़े होंगे, तो देखिए ये काली मिट्टी जो है आपको बेसाल्टिक लावा चट्टानों के अक्षय अपरदन से होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आपको रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं या काली कपास मिट्टी कहते हैं। यहाँ कपास खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहते हैं। खास करके आपको महाराष्ट्र और उसके आसपास क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करा दक्कन लावा के पठार से बेसाल्टिक चट्टान से टूटने वाली काली मिट्टी बनती है, यह नमी धारण करने वाली उच्च क्षमता वाली रखती है, इसे कपास के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला भारत के लिए महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक का कार्य क्यों करती है? तो हिमालय पर्वतमाला देखते होंगे भारत के जलवायु के लिए अवरोधक के लिए प्रमुख क्यों कारण करती है? तो देखिए हम लोग इसी में समझ लेते हैं। मान के चलिए आपका हिमालय पर्वत हो गया, ये आपका पूरा हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। कह रहा है हिमालय पर्वत महत्वपूर्ण जल अवरोधक क्यों कार्य करती है? तो देखिए देखते हैं, यह मध्य एशिया एवं ठंडी शुष्क बर्फीले हवाओं से भारत से आने से रोकती है, तो बिल्कुल से वह पश्चिम मानसून हवाओं को रोककर उत्तर भारत में भारी वर्षा कराती है, तो ये भी सही हो। देखिए हिमालय पर्वत जो है ये आपको इधर से ऊपर से आने वाला आपको मध्य एशिया से जो ठंडी हवा होती है इसको रोक करके रखती है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे कम दिखाई, ये जो भारत का ठंडी प्रदेश कम महसूस होता है, खास करके हिमालय के क्षेत्र में जो आपका जो बर्फबारी वगैरह होता है इसी के कारण भी होता है, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो होता है इसके कारण हिमालय जो भारत में आने से रोकती है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी क्या कहता है, जो भारतीय मानसून होता है, मानसूनी पवनें होती है, इसको इधर से जा करके नहीं जाने देती, इसको रोक करके आपको पश्चिम की ओर मोड़ देती है, और यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल से होकर के आपको बिहार होते हुए, यूपी होते हुए पूरा उत्तर भारत में वर्षा कराती है। तो सही आंसर देख लेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? कराइए मध्य एशिया में ठंडी शुष्क बर्फीले हवाओं को भारत में से रोकती है, तो बिल्कुल रोकती है, क्योंकि ये वाला देखिए ये हिमालय पर्वत था, इधर से आ रही थी, इसको रोक रही थी, ठीक है। ये करा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को
रोक कर उत्तर भारत में भारी वर्षा कराती है। तो बिल्कुल सही है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून हवा जाकर के हिमालय से टकराती है तो इसको रोक करके आपको यहाँ पे बारिश करती है। तो ऑप्शन ए भी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये कह रहा है अरब सागर में चक्रवातों को उत्तर में सीमित करती है। कहाँ अरब सागर में? अरब सागर यहाँ चक्रवातों को उत्तर में कहाँ सीमित करेगी? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी वाहिनी प्राकृतिक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा समांतर डेल्टा का निर्माण क्यों करती है? जो पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गई, और डेल्टा का निर्माण क्यों करता है? तो इसका देख लेते हैं। ये अपेक्षाकृत मंद ढाल पर्वतीय और बंगाल की खाड़ी के निकट अवसादों को निक्षेप करती है। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब आपको मंद ढाल होगा और अवसाद होगा तभी आपको क्या करेगा? डेल्टा का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह तीव्र एवं भ्रंशित होकर बहती है। अगर तीव्र और भ्रंशित होकर बहेगी तो आपको गाद का निर्माण नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी ऐसे ही आ जाएगा। ये अरब सागर में सीधे गिरती है, तो अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आकर के देखिएगा। आपको यहाँ से जो आती है आपको गोदावरी, कृष्णा, गंगा सभी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ गाद का निर्माण भारी रूप में गाद लाती है, यहीं पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये मंद ढाल से बहती है। यहाँ जो नदियाँ होती है तीव्र ढाल से बहती है, इसलिए यहाँ आपको ना तो यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, न ही मंद गाद लाती है, इसलिए यहाँ आपको जवार नद की निर्माण करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। करा पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ लंबी दूरी तय करती है। पूर्वी तटीय मैदानों में मंद ढाल के कारण गाद जमा करती है, जिससे विस्तृत डेल्टा का निर्माण बनता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करा पूर्वी भारत छोटानागपुर में लौह एवं इस्पात उद्योग के भारी संकेंद्रण का मुख्य कारण क्या है? तो छोटानागपुर पठार के बारे में सुने होंगे। यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको पूर्वी भारत का क्षेत्र जो आता है यहाँ लौह और इस्पात देखने को मिलता है। हाल ही में अभी केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लाया गया, इसके चलते देखिए झारखंड सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जो इस्पात और लौह इस्पात है वो यहाँ से दोहन किया जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है, इसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि जो यहाँ पूर्वी भारत खासकर छोटानागपुर वाला पठार है, झारखंड वाला क्षेत्र है और बिहार का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर लौह और इस्पात उद्योग भारी संकेंद्रण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखते हैं। लौह या इसके कोकिंग, कोयला, जल संसाधन और परिवहन नेटवर्किंग की निकटता के कारण। ठीक है, उसके बाद करा भारी विदेशी पूंजीकरण, तो ये तो नहीं होगा। केवल सस्ता बंधन का कारण, ये भी नहीं होगा। अधिक शुष्क जलवायु कारण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए आपको सही होगी, क्योंकि आपको लौह यास्क मिलता है, कोकिंग कोयला का भी मिलता है, और जल संसाधन यहाँ पर दामोदर नदी हो गया, तो दामोदर नदी से आपको सुवर्णरेखा नदी से यहाँ जल संसाधन मिल जाता है, और परिवहन नेटवर्क का भी विकास हो चुका है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए, फिर करा काली मिट्टी के रासायनिक गुण धर्म में कौन सा कथन सत्य है? हम लोग काली मिट्टी के बारे में पहले भी देख चुके थे, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है। करा यहाँ चूना पत्थर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की समृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, खास करके कोई भी अगर बात करें तो जो भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की हमेशा कमी देखने को मिलेगा। तो 99% अगर देखिए अगर ह्यूमस और नाइट्रोजन रहता है तो वहाँ गलत टिक कीजिए। तो चूना पत्थर यहाँ मिलता है, लोहे और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को मिलती है, क्योंकि ये लावा के निक्षेप से बना हुआ है। तो यहाँ मैग्नीशियम और लोहा के भी काफ़ी ज़्यादा उच्च मात्रा देखने को मिलता है। करा काली मिट्टी तटस्थ थोड़ी क्षारीय होती है, जिसमें लोहा, चूना पत्थर, पोटास प्रचुर होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ कम मिलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर है। थार मरुस्थल में रोही भौगोलिक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो थार मरुस्थल में रोही शब्द है, वो भौगोलिक शब्दावली किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं। करा गतिशील बालुका से, मरुस्थल के उपजाऊ उर्वरक जलोढ़ मिट्टी से, खारेपन की दलदली गर्त से, और कांटेदार झाड़ीदार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका हो जाएगा मरुस्थली के उपजाऊ उर्वरक जलोढ़ मैदान से। अरवली से निकलने वाली मौसमी नदियाँ द्वारा पश्चिमी राजस्थान के सीमांत भागों में निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान को आपको रोही कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आपका निम्नलिखित फसलों में से जल आवश्यकता को बढ़ते क्रम में ध्यान एक क्रम लगाइए। तो कह रहा है जल आवश्यकता सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है? जल किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको इसको जल दक्षता भी बोलते हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन 2000 आप लोग 20 या 22 का क्वेश्चन है। जल दक्षता से संबंधित जल दक्षता कौन सबसे ज़्यादा है? तो ये कि यहाँ से ऑप्शन दिया था आपका बाजरा था और गन्ना भी था। ठीक है, सभी लोग बाजरा टिक करके आए थे, लेकिन जल दक्षता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल दक्षता का संदर्भ होता है। सबसे ज़्यादा जल किसको आवश्यकता होगा? तो इसका सही आंसर था गन्ना। ये यूपीएससी 2020 या 21 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा, यूपीएससी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जल दक्षता की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा गन्ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा चावल हो जाएगा, चावल को जल चाहिए। उसके बाद आपका गेहूँ के चाहिए, और सबसे कम आपका चाहिए बाजरा के चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करा देखिए, सबसे न्यूनतम जो आपको है ये बाजरा को कितना चाहिए? आपको 35 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और गेहूं के 60 सेंटीमीटर। चावल की बात करेगा तो 125 सेंटीमीटर, और गन्ना की बात करेगा तो 200 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग को लगता है चावल का ज़्यादा होता है, लेकिन चावल आपको 2-3 माह ही
2-3 माह में ही चावल उपज जाता है। अभी जैसे देखिए चावल जो क्या है आपको रबी फसल है, अभी देखिए ध्यान रखिएगा चावल क्या है, चावल हम लोग क्या करते हैं, इसको एक खरीफ फसल है जो अभी आपको इस समय बुआई हुआ है, और इसकी जो ये जो इसका जो काटने का अवधि होता है वो आपको कब होता है, वो अब नवंबर दिसंबर में होता है, जब रबी फसल का बुआई होती है। तो चावल खरीफ फसल है, तो चावल का जो मुख्य रूप से आपको 2 से 2.5 माह इसको पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन गन्ना को देखिएगा, गन्ना लगभग सालों भर इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गन्ना सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें ध्यान रखिए, और आपका चावल जो है आपका खरीफ फसल हो जाएगा, गेहूँ रबी फसल हो जाएगा, और बाजरा भी आपका खरीफ फसल होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर है, प्रमुख नदियों और उनकी प्रमुख सहायक नदियों का कौन सा मिलान सही है। तो एक तरफ नदियाँ दी गई है, एक तरफ उसकी सहायक नदियाँ दी गई है। तो देखते हैं, आपको नर्मदा का तावा हो जाएगा, गोदावरी का वैनगंगा, कावेरी का भवानी, और महानदी का विश्वनाथ। तो बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा। जो नर्मदा का सहायक नदी है वो तवा नदी हो जाएगी, और अगर बात करें वही आपका गोदावरी की तो वैनगंगा हो जाएगी, कावेरी की भवानी हो जाएगी, और महानदी की शिवनाथ हो जाएगा। तो जितना भी हम लोग PYQ BPSC द्वारा जो भी एग्जाम में पूछा गया वो कर रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर अब तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वैनगंगा पेनगंगा गोदावरी की, और भवानी या अमरावती कावेरी की, और शिवनाथ या हसनदेव महानदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, देवसांग और रप्सू क्या है। तो देवसांग और रप्सू क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख और तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में उच्च मैदान को आपको देवसांग और या रप्सू बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवसांग और रूपसू लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित ठंडे रेगिस्तान का उच्च मैदान देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग देवसांग या रूपसू कहते हैं, जो आपको लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई पर ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में मौजूद होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष में 2 बार दोपहर का सूर्य सिर ठीक ऊपर लंबवत नहीं चमकता है। तो कह रहा है जो वर्ष में 2 बार जो है सूर्य ठीक ऊपर लंबवत नहीं चमकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सागर MP मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, कह रहा है सूर्य केवल कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री के बीच आपको 2 बार लंबवत चमकता है, और सागर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ सूर्य की जो लंबवत नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, चाहे बेंगलुरु जो का सभी आपको साउथ इंडिया में पड़ता है, तो ये आपको सभी मकर रेखा के नीचे देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ वर्ष में 2 बार चमकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ना, यहाँ देखिए ये आपको इंडिया हो गया, मान लेते हैं ये इंडिया है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है। ये आपको कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है। तो आप लोग बताइएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कौन कौन राज्य से गुजरता है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए आपको क्या कर रहा है, वर्ष में 2 बार सूर्य से ठीक ऊपर लंबवत नहीं चमकता है। तो कहाँ नहीं चमकेगा, ये आपको यहाँ पे नीचे आएगा तो आपको विषुवत रेखा हो जाएगा, ठीक, और इसके नीचे आपको मकर रेखा हो जाएगा। तो आपको विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में आपको ये या तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में आपको 2 बार लंबवत चमकती है। तो किसमें नहीं चाहिए, आपको सागर जो MP है वो आपको कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आपका यहाँ हो जाएगा, कर्क रेखा के नीचे हो जाएगा। हैदराबाद भी आपको कर्क रेखा के नीचे हो जाएगा, और आपको एक और है बेंगलुरु भी आपको कर्क रेखा के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ष में 2 बार लंबवत चमकेगी, और इसके ऊपर जो है आपको वर्ष में 1 ही बार देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है सूर्य केवल कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच 2 बार चमकती है। देखिए आप हमारा कर्क रेखा हो गया, ये आपका विषुवत रेखा हो गया, और ये मकर रेखा हो गया। तो इन्हीं दोनों के बीच आपको 2 बार चमकता है। और जो सागर है, ये सागर आपका MP में यहाँ पड़ता है, ध्यान रखिए यहाँ पे पड़ता है सागर, ठीक है। तो ये आपको कर्क रेखा के ऊपर में पड़ता है, इसलिए यहाँ 1 ही बार चमकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अभी कभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आप लोग मैप बना लीजिए इंडिया का रफ, और कर्क रेखा देखिए कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन सा राज्य है आपको। तो यहाँ पे मित्र पे गमछा जार 8 राज्य है, कौन कौन है कमेंट कीजिएगा। तो आपको जो MP से भी कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन यहाँ सागर जो है आपको ऊपर में दिखाई देता है, तो इसलिए आपको यहाँ 2 बार नहीं चमकेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का रहा है, प्रसिद्ध जोजिला दर्रा किन 2 भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य जोड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो जोजिला दर्रा अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आपको कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। जब आप लोग कभी भी जाना हो तो कटरा से आगे जाएगा, जम्मू से आगे जाएगा, कश्मीर में प्रवेश कीजिएगा, तो श्रीनगर से आपको लद्दाख जाने में जोजिला सुरंग पड़ता है। तो जोजिला सुरंग के पास कीजिएगा, तभी आपको लेह लद्दाख की ओर जाइएगा, वहाँ से आपको
आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आप कभी भी जाइए, आप सोनमर्ग हो गया चाहे गुलमर्ग हो गया घूमना चाहिए, तो आपको जोजिला दर्रा से ही पास होकर के जाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करा जोजिला दर्रा बृहद हिमालय जास के श्रेणी में श्रीनगर को लेह और राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 को आपको NH1 पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपको जो जिला सुरंग है वो किस पे है। तो आपको लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है। तो ये आपको कश्मीर घाटी और लद्दाख को, द्रास को, कारगिल को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कारगिल जाना हो तो आपको कश्मीर जो जिला दर्रा होकर के प्रवेश करना पड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर करा है, भारत की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली। आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जो भारत का अरावली पर्वत है वो आपको काफ़ी प्राचीन बलित पर्वत है। तो ऑप्शन ए सी ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत प्रीकैम्ब्रियल काल में निर्मित दुनिया का सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वतमालाओं में से एक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 32 नंबर का रहा है, वंशधारा जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। तो वंशधारा जल विवाद है जो काफ़ी दो राज्यों के बीच विवाद देखने को मिल रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो ये आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वंशधारा जल नदी जल बंटवारे नेराडी बैराज के निर्माण से सुलझाते हुए 2010 में न्यायिक गठन किया गया था। यह आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर है, चंपनाला झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चंपनाला झील जो है आपको भारत के कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कम से कम इस वीडियो को हर एक 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी चैनल को, आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चमनाला झील जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। और हम लोग हर एक जो BPSC हर एक टॉपिक को ऐसे ही देखेंगे। जो हाल ही रिसेंटली में एग्जाम लिया गया है 2025-26, आपको BPSC में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, चाहे BPSC टीचर का हो गया, चाहे BPSC CSE का हो गया, या कोई भी एग्जाम BPSC हो गया, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो गया। देखिए आपको वनडे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कोई भी UPPCS हो, चाहे UPSC हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी PCS हो, सब में पूछा जाता है। तो इस क्लास से देखने से फ़ायदा हुआ कि एग्जामिनर आपका जा कहाँ रहा है, आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करना है। इसी तरह हम लोग अभी पहले साइंस का देख चुके हैं, ज्योग्राफी का देखेंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो जाएगा। सभी टॉपिक को अच्छे से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कह रहा है पंचनाला झील जो है आपको किस राज्य में स्थित है, ये आपको हो जाएगा असम, बी मेघालय। चलिए 34 नंबर है, पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख त्योहारों को राज्यों को उनके सह मिलान कीजिए। एक तरफ पूर्वोत्तर भारत का नाम दिया हुआ है, उस एक तरफ आपको राज्यों का नाम है, और एक तरफ आपको उसमें मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो देखते हैं आपको मायो को कहाँ मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, चापरकोट, मिजोरम बिल्कुल सही है, संघाई, मणिपुर और सकरेनी, नागालैंड। तो ऑप्शन यही सही लग रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है मायो को अरुणाचल प्रदेश, चापरकोट, मिजोरम, संघाई, मणिपुर और सकरेनी, नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट होगा, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन, इसको रट लीजिए। देखिए चापरकोट आपको कहाँ हो जाएगा, तो मिजोरम में पढ़ेंगे, तो ये तो ऑप्शन ए सही गलत हो गया। संघाई मिजोरम में नहीं पाया, संघाई आपको मिजोरम में नहीं पाया था, कहाँ पाया था, संघाई हिरन आप लोग पढ़े होंगे मणिपुर में। तो ऑप्शन सी ऐसा ही कट गया। और मायको चापरकोट फिर यहाँ नागालैंड देते तो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मायको जो है अरुणाचल प्रदेश में, चापरकोट मिजोरम में, और संघाई मणिपुर में, और सिकरनी नागालैंड में पाया जाता है। क्रा मायको आपातानी आपको अरुणाचल प्रदेश, चापरकोट मिजो और संघाई मणिपुर का पर्यटन पर्व है, और सिकरेनी जो है अंगानी नागालैंड का पर्व है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का रहा है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो देखिए कितना बार PYQ में पूछा गया, फिर से आपको पूछा गया है। ये दूध सागर जलप्रपात है आपको गोवा के मांडवी नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक सीमा पर भगवान महावीर अभयारण्य में मांडवी नदी पर स्थित 4 स्तरीय प्रपात है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित सक्रिय जलमग्न ज्वालामुखी वाखरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित सक्रिय जलमग्न ज्वालामुखी वाखरी जो है किस इसे अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही नाम हो जाएगा व्हाइट आइलैंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वांखारी जो है न्यूजीलैंड का सर्वाधिक अशांति सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जिसे पारंपरिक रूप से व्हाइट आइसलैंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर है, देश और राजधानी का युग सुलभित नहीं है। तो एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग जितना भी करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं उसमें हम लोग एक तरफ जहाँ भी कोई देश दिया जाता है तो राजधानी को भी इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि आपका देखिए BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक तरफ देख लेते हैं नॉर्वे, ओस्लो बिल्कुल सही होगा। कनाडा, मॉन्ट्रियल। तो ये आपका गलत है, कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है, ना कि मॉन्ट्रियल है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी आपका हो जाएगा
ओटोवा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कैनबरा और लेबनान बेरूत, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा कई क्या करा, तो गलत आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करा कनाडा। कनाडा का जो राजधानी है आपको ओटावा हो जाएगा। मॉन्ट्रियल एक जो है कनाडा का प्रमुख शहर है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस शहर में हुआ था वो कनाडा में से, लेकिन कनाडा की राजधानी नहीं है। कनाडा की राजधानी की बात करेगा तो ओटावा हो जाएगा, और नॉर्वे का सभी को पता होगा उसले हो जाएगा। लेबनान का बेरूत, और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का आपको सिडनी ऑप्शन में देता है, लेकिन सिडनी नहीं है, कैनबरा है। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। सेचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत का किस राज्य में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेचलम बायो रिजर्व जो है ये भारत का आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेचलम पूर्वी पहाड़ी आपको आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कडप्पा जिले में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध तिरुपति एवं लाल चंदन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे सतपुड़ा देखने को मिलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये मध्य में उसे महादेव श्रेणी के रूप में जाना जाता है, तो इसके मध्य में महादेव कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी विंध्यक श्रेणी से अधिक लंबी है। इसके बाद करा सतपुड़ा सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, और करा सतपुड़ा श्रेणी जो है विंध्यन श्रेणी से अधिक लंबी है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए आपका सतपुड़ा से तो यहाँ आपको सतपुड़ा से यहाँ तक मिलता ही है, लेकिन इसका जो रेंज है आपको विंध्यन जो है आपको यहाँ बिहार तक देखने को मिलेगा। सतपुड़ा आपको एमपी में ही देखने को मिलता है, लेकिन जो ये विंध्यन पहाड़ी है ये आपको यहाँ से एमपी से लेकर के बिहार तक इसका लंबाई देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिए सतपुड़ा श्रेणी का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, तो बिल्कुल सही है। मध्य भाग में इसका महादेव श्रेणी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। सतपुड़ा विंध्यन श्रेणी से लंबी है, तो ये गलत है, आपको विंध्यन श्रेणी ज़्यादा लंबी है। उसके बाद कहा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। करा विंध्यन पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, और सतपुड़ा की बात करें तो आपको 900 किलोमीटर से अधिक है, अतः ऑप्शन सी गलत हो गया। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में मरुस्थल क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो थार रेगिस्तान में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो देखते हैं गतिशील बालुका स्तूप से युक्त अत्यधिक शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए थार रेगिस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो, ठीक है, और यहाँ बालुका स्तूप पाई जाती है। तो थार की रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े बालुका स्तूप देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ अत्यधिक शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र मिलता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें करा अरावली संघन वन क्षेत्र, तो ये गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर मरुस्थली की बात कर रहा है तो आपको बालुका स्तूप युक्त अत्यधिक शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण कह रहा है। देखिए तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीनों सही है। अग्रण्य अंतर्वेदी, बेसाल्ट बहिर्वेदी और ग्रेवो मैग्मा एवं लावा से ठंडे होकर जमने वाली प्राथमिक चट्टानें हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी कर सकते हैं, और ई उपरोक्त में से अधिक भी दिया हुआ है। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं, बुंदेलखंड पठार का विस्तार मुख्यतः किन दो राज्यों में है, तो बुंदेलखंड पठार के बारे में सुने होंगे। बुंदेलखंडी कहाँ कहाँ पड़ता है, तो ये आपको एमपी और यूपी में पड़ता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, सभी लोग जानते होंगे, तो आपका इस ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण 7 जिलों जैसे झांसी, बांदा में देखने को मिलता है, और वही एमपी के उत्तरी जिलों में फैला प्राचीन निस और ग्रेनाइट पठार है, तो ध्यान रखिए बुंदेलखंड पठार जो आपको है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए आगे करा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों और नहरों के नेटवर्क पर विस्तृत है, तो देखिए आपको जिस तरह आपको नेशनल हाईवे है उसी तरह आपको नेशनल वाटर हाईवे भी है, तो कह रहा है नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है किन दो नदियों और नहरों के नेटवर्क के विस्तृत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोदावरी, कृष्णा और निर्दिष्ट विखंडन काकीनाडा पांडिचेरी प्रणाली को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए तो नेशनल हाईवे 4 की बात कर रहा है, तो ये आपको गोदावरी कृष्णा नदियाँ के निर्दिष्ट खंड होकर काकीनाडा पांडिचेरी में बहती है, इसको ध्यान रखिएगा। और गंगा भागीरथी की बात करेगा तो NW1 हो जाएगा आपको, ये आपको गंगा भागीरथी देखने को मिलता है, ये आपको गंगा भागीरथी हुगली नदी पर देखने को मिलता है, ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा और क्या करा ब्रह्मपुत्रा और महानदी डेल्टा, तो ब्रह्मपुत्रा और महानदी डेल्टा जो आपका वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये आपको राष्ट्रीय NW2 जो है, ये आपको NW2 की बात करें
तो ये आपको ब्रह्मपुत्रा वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्रा से आपको देखिए NW2 जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, MW1 हम लोग देखे थे आपको गंगा भागीरथी और हुगली के बीच। ये आपको कहाँ से होता है? तो प्रयागराज से आपको हल्दिया तक देखने को मिलता है। अगर NW2 की बात करें तो ये आपको मिलता है ब्रह्मपुत्रा से लेकर के आपको सदिया तक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सदिया धुबरी तक, ठीक है। और NW3 की बात करें तो ये आपको मिलता है केरल के पश्चिमी तट पर आपको चमकारा और कोल्लम तक, चमकारा के कोट्टापुरम से आपको कोल्लम तक, इसको ध्यान रखिएगा। और NH4 की बात करेगा तो आपको गोदावरी, कृष्णा और नदियाँ के निर्मित खंड कालीनाडा पांडिचेरी नहर प्रणाली, तो ये चारों पूछा जाता है, चारों याद रखिए आपको। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी पर आपको प्रयागराज से हल्दिया तक। उसके बाद आपको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पर सदिया से लेकर धुबरी तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करेगा तो ये केरल के पश्चिमी तट नहर पर आपको कोल्लट्टीपुरम से लेकर कोल्लम तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की बात करेगा तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के तट पर विशेष रूप से नहर प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो चारों ध्यान रखिए, चारों पूछा जाता है। लेकर आप पूरी पृथ्वी कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक समय क्षेत्र में कितने देशांतर का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24 समय क्षेत्र होता है और प्रत्येक को आपको 15 डिग्री पर बांटा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 1 घंटा में आपको 24 घंटा में आपको 360 डिग्री चक्कर लगाती है। तो इसको देख लीजिएगा 1 घंटा में कितना आ जाएगा आपको? 1 घंटा में आ जाएगा इसको भागा देते हैं 360/24 तो हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। मतलब आपको 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए कह रहा है आपको पृथ्वी जो है पूरा कितने समय क्षेत्र में विभाजित किया गया, तो 24 समय क्षेत्र में विभाजित किया गया और प्रति आपको 15 डिग्री 1 घंटा 15 डिग्री देशांतर का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो कर्नाटक राज्य में प्रवाहित कौन सी नदी नहीं होती है? तो भीमा नदी होती है, कावेरी नदी भी होती है और आपको कृष्णा भी होती है। गोदावरी जो आपको है कर्नाटक में नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कर्नाटक की बात कर रहा है तो आपको भीमा हो जाएगा, कावेरी और कृष्णा। गोदावरी जो है कर्नाटक से नहीं बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से बहती है, यह कर्नाटक से प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है जिसे दक्षिण भारत का समुद्री प्रवेश द्वार कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तूतुकुड़ीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करा थूथुक्कोडी जिसे तूतुकुड़ीन तमिलनाडु का नमक राजधानी भी कहते हैं, जो गुजरात के बाद भारत का प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर है, सोन नर्मदा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक किस पर्वत से होती है? तो सोन नर्मदा और महानदी नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैकाल श्रेणी से होती है। कह मध्य प्रदेश उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित मैकाल श्रेणी जो है अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा पश्चिम में, सोन उत्तर में और महानदी आपको उद्गम होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मैकाल श्रेणी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा आपको किस मानसून द्वारा होती है? तो देखिए शीतकाल में जो आपको होती है अधिकतर मौसम कहाँ होती है? तो आपको देखिएगा शीतकाल मौसम में आपको जो तमिलनाडु वाला आपको हो गया कोरमंडल तट, यहीं पर वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून जब मानसून लौटने लगता है, यहाँ से जब मानसून लौटने लगता है तो यहाँ से टकरा करके आपको इस क्षेत्र में वर्षा करती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर, देखिए हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, ठीक है। और यहाँ को आपको तमिलनाडु वाला क्षेत्र में कोरमंडल क्षेत्र में इसे टकरा करके यहाँ भारी वर्षा होती है। तो यहाँ बरसात या शीतकाल में अक्टूबर नवंबर में आपको भारी वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद करा 21 जून ग्रीष्म अन्यत को सूर्य दोपहर के किस स्थान पर ठीक ऊपर लंबवत करता है?
तो इसका करा 21 जून ग्रीष्म अनाथ में सूर्य दोपहर को किस स्थान पर सिर से ठीक ऊपर लंबत चमकता है। तो इस तरह का हम लोग पहले भी क्वेश्चन देख चुके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उज्जैन बांसवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करा 21 जून को, तो 21 जून के कर्क रेखा कहाँ स्थापित होगा। फिर से देखिए हम लोग मैप बना लेते हैं, इसको देखते हैं। ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। एक कर्क रेखा हो गया, इसको कर्क रेखा मान के लेते हैं, ठीक है। तो 21 जून का क्या होता है, 21 जून को आपको कर्क रेखा लंबत होता है। तो कह रहा है 21 जून को सूर्य दोपहर में किस स्थान पर सिर के ठीक ऊपर लंबत चमकता है। तो कहाँ चमकेगा, जहाँ पर कर्क रेखा होगा। तो देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आपको यहाँ पे आपको उज्जैन एमपी में, ठीक है। उसके बाद बांसवाड़ा आपको हो गया राजस्थान में, यहाँ पे दोनों आपको कर्क रेखा से गुजरती है। तो यहाँ जो 21 जून को है लंबत सिर पर ठीक आपको कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है 21 जून को, तो यहाँ लंबत चमकेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली तो आपको पड़ेगा नहीं, नई दिल्ली कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली यहाँ पड़ता है, तो कर्क रेखा तो यहाँ जाएगा नहीं, ये कट जाएगा। कन्याकुमारी यहाँ तो कर्क रेखा लंबत यहाँ तो होगा ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। श्रीनगर भी आपको यहाँ पे होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग मैप बना के देखिए, कर्क रेखा 21 जून को सीधे लंबत होती है। तो लंबत कहाँ कहाँ आप लोग देखे होंगे, ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये एक एमपी हो जाएगा और एक राजस्थान हो जाएगा। तो इतना भी ध्यान रखिएगा, अगर राजस्थान एमपी से गुजरती है तो कर्क रेखा यहीं से जाती हुई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर कह रहा है, ढेमसा पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य की पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ढेमसा जो है पारंपरिक लोक नृत्य है, वो किस पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा। ढोमसा जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटू में पोरजा जनजाति द्वारा प्रसिद्ध आदिवासी समूह का नृत्य है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन था, ढेमसा पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य का लोक जनजाति है। तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए सही होगा। तो ढेमसा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम अराकू घाटी की पोरजा जनजाति का प्रसिद्ध आदिवासी समूह। तो ध्यान रखिएगा किसका है, पोरजा जाति का। अब 51 नंबर देख लेते हैं। करा रूस के परम उफा कोई भी सेव, ये विश्व के प्रमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको प्राकृतिक पेट्रोलियम और गैस के लिए प्रसिद्ध है। करा वोल्गा यूराल बेसिन में स्थित परम उफा कोई बेस प्रमुख द्वितीय बाकू पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं, किस संकीर्ण जलमड्रू मध्यस्थ में डेविस नेक के नाम से जाना जाता है। तो डेविस नेक की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्रा जल संधि एवं क्रा स्थल संधि। देखिए जो भी हम लोग आंसर की इसमें देख रहे हैं, वो बीपीएससी द्वारा जो अंतिम रूप से आंसर की है कुंजी जारी किया गया है, उसी को लेकर के हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। करा थाईलैंड और मलाय प्रायद्वीप में जुड़ने वाली संकीर्ण क्रा थल संधि इसके रणनीतिक और इसके स्वरूप हेतु कारण डेविस नेक के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब करा है मलेशिया और इंडोनेशिया का स्थानांतरण कृषि में क्या कहा जाता है। तो स्थानांतरण कृषि का अपना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में कह रहा है मलेशिया में जो स्थानांतरण कृषि है और इंडोनेशिया में इसको क्या कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको लद्दाख कहते हैं। और देखिए हम लोग देख लेते हैं अलग अलग देश में क्या कहता है। तो रोका आपको ये तो हो गया मलेशिया इंडोनेशिया में, लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रोका की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, ब्राज़ील में, ये भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। रोका आपको मिलेगा ब्राज़ील में, और मिपला आपको मिलेगा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोनुको की बात करें तो ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला, इसको ध्यान रखिएगा। और एक और पूछता है आपका रे, ये पड़ता है वियतनाम में, ठीक है। उसके बाद एक और पूछता है आपको रोको हो गया, एक पूछता है आपका मेसोले, ये आपको पड़ता है कहाँ, तो इसका पड़ेगा ये मध्य अफ्रीका में, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया में जो स्थानांतरण कृषि है उसको कहते हैं लद्दाख, रोको कहते हैं ब्राज़ील में और मिल्पा कहते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कोनुको आपका वेनेजुएला में, रे वियतनाम में और मोसोलो आपको मध्य अफ्रीका में। अगर वही भारत की बात करें तो झूम कहते हैं
इसको ध्यान रखिएगा। भारत वाला भी देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो झूम देखने को मिलेगा आपको उत्तर पूर्वी भारत में, खास करके पूर्वी भारत में, ठीक है। असम में मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा। उसके बाद एक होता है पोंडू। तो पोंडू कहाँ मिलेगा आपका? पोंडू मिलेगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कुमारी का, कुमारी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको मिलता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, कुमारी से कन्याकुमारी याद रखिए पश्चिमी घाट में, ठीक है। उसके बाद आपका पोनम एक पूछता है, पोनम आपको मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा केरल में। ऐसे याद रखिए ओनम से पोनम, ओनम कहाँ का त्यौहार है? तो आपको केरल का, तो ओनम पोनम एक कहा जाता है। उसके बाद कुमारी आपका पश्चिमी घाट हो गया। उसके बाद बेब्बर या दरियार आपका मध्य प्रदेश में होता है, पोंडू आंध्र प्रदेश से उड़ीसा में, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको पूछा जाता है यहाँ से। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा झुम कृषि से, तो इसे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब 54 नंबर का रहा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी के स्थित है? तो सभी को पता होगा आपको, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। मांजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला या आबाद नदी द्वीप है, जो भारत का पहला द्वीपीय जिला है। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो देखिए पहला नदी बेसिन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नदी बेसिन आपका आता है गोदावरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। गंगा बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी, जिसको दक्षिण का गंगा भी कहते हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो लगभग 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। उत्तराखंड में पंच प्रयाग संगम में कौन सा मिलान सही है? तो आप लोग पढ़े होंगे पंच प्रयाग के बारे में, तो कौन सा सही है? तो देखते हैं। आपका क्या रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। और रुद्र प्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है देव प्रयाग, भागीरथी और आपका अलकनंदा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। इसको याद रखिए, अंधा विष्णु, मतलब ऐसा विष्णु भगवान के कोई हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अंधा विष्णु मतलब अलकनंदा, देखिए ऐसे हो जाएगा अलकनंदा, और धा से धौला गिरा, अंधा विष्णु आपका विष्णु प्रयाग, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग और पिंडार, तो ये दोनों से मिलकर बनता है आपका कर्ण प्रयाग, तो इसको याद रखिए। आपका याद रखिए, ठीक है। तो आज से आगे हो जाएगा अलकनंदा और पस हो जाएगा पिंडार, ये कहाँ मिलता है? तो कर्ण प्रयाग में, इसको आपका याद रखिए, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रुद्र प्रयाग, तो इसको याद रखिए अमरूद खाए होंगे आप लोग, तो अमरूद याद रखिए। तो अस हो जाएगा आपका अलकनंदा और मस हो जाएगा मंदाकिनी और उससे हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलता है? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद इसको याद रखिए आभादेव एक देवता का नाम है, इसे याद रखिए। तो ये आपका हो जाएगा अस हो जाएगा आपका अलकनंदा, भात से भागीरथी और देव से देवप्रयाग, तो इसको ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। विष्णु प्रयाग के लिए अंधा विष्णु, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। कर्ण प्रयाग के लिए अलकनंदा और पिंडार आपका हो जाएगा, और आपका रुद्र प्रयाग हो जाएगा आपका, इसमें आपका अमरूद हो जाएगा रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, और आभादेव से हो जाएगा आपका देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीदारी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अगर भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान की बात कर रहा है तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर वही देहरादून बात करेगा तो देहरादून में क्या है? देहरादून में आपको भारतीय फॉरेस्ट अनुसंधान जो है उसका देहरादून में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ समशीतोष्ण अनुसंधान पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिमला। देहरादून की बात करें तो यहाँ FRI मतलब आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ है देहरादून में। एक कब हुआ था? 1906 में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर रांची की बात करें तो रांची में वैसा कुछ नहीं है। यहाँ हाँ, रांची में आपका हो जाता है वन उत्पादकता संस्थान, इसको ध्यान रखिए। आपका रांची में हो जाएगा वन उत्पादकता संस्थान। और जोरहट की बात करेंगे तो जोरहट आपको पड़ता है असम में। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा वर्षा वन अनुसंधान,
ये चारों पाँचों याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बात करेगा आपका समशीतोष्ण वन अनुसंधान का, तो समशीतोष्ण वन कहाँ मिलेगा, जहाँ थोड़ा सा आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। और देहरादून में क्या है, तो देहरादून में आपका भारत का मुख्य रूप से सबसे पुराना वन अनुसंधान संस्थान है, जिसको FRI कहते हैं। इसका स्थापना 1906 में हुआ था, इसको ध्यान रखिए। और रांची में क्या हो जाएगा, तो रांची में आपका हो जाएगा वन उत्पादकता संस्थान, आपको रांची में हो जाएगा। और जोरहट में क्या होगा, जोरहट पड़ता है कहाँ, असम में, तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा एवं वन अनुमंडल अनुसंधान हो जाएगा आपको जोरहट में। और एक और याद रखिए आपको, यहाँ से और पूछता है आपको उष्णकटिबंधीय अनुसंधान। ये देखिए समशीतोष्णकटिबंधीय है, अगर वही आपसे पूछ देगा उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय कहाँ पड़ेगा आपका, ये मौसम पड़ेगा उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान पड़ेगा आपका, कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर MP में, जबलपुर MP में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वही शुष्क की बात करेगा, शुष्क वन अनुसंधान पूछेगा, तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर में, इसको ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तैरते हुए फुमडी और केबुल लमजाओ तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रसिद्ध लोकटक झील कहाँ, किस राज्य में है, तो सभी को पता होगा, हमको मणिपुर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय झील है। यहाँ पे आपको केलमजाओ आपको संघाई हिरन देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले यूरोपीय मूल रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को किस नाम से जाना जाते हैं, तो इसको कहते हैं आपको अफ्रीकियंस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2025 में जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल के किस ग्लेशियर झील को मृत ग्लेशियर झील घोषित कर दिया गया, तो काफ़ी चर्चा में था आपका नेपाल का याला ग्लेशियर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है, तो लक्षद्वीप जो है ये कितना प्रवाल द्वीपों का समूह से बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा और 36 हो जाएगा। लक्षद्वीप के बारे में और देख लेते हैं हम लोग, कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करेगा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसका मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करेगा प्रमुख यहाँ चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल देख लेते हैं। ये आपको मिलता है मिन्नी काय से लेके, मिन्नी काय से किसको अलग करता है, शेष लक्षद्वीप को अलग करता है, शेष लक्षद्वीप को अलग करता है, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर 8 डिग्री चैनल पूछेगा, तो क्या हो जाएगा आपको, ये मिन्नी काय को मालदीव से अलग करता है, मिन्नी काय से मालदीव को अलग करता है, इसको ध्यान रखिए। अगर पूछेगा यहाँ पे अगर प्रमुख भाषा क्या है, तो यहाँ मलयालम प्रमुख भाषा बोला जाता है, मलयालम यहाँ की प्रमुख भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में आपको 36 द्वीपों से बना हुआ है। अब कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो बाल लिंगानुपात की बात किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बाल लिंगानुपात आपका 1919 हो जाएगा। अगर संपूर्ण रूप से सिर्फ लिंगानुपात की बात करता, तो ये आपका हो जाता लिंगानुपात कितना हो जाता, ये हो जाता 913, 943 से 13 नहीं 43 से लिंगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको 2011 जनगणना के अनुसार भारत के कुल लिंगानुपात 943 है, और बाल लिंगानुपात जिसे 0 से 6 वर्ष की आयु के रूप में आपको 919 था, जो ये बढ़ करके 2001 में आपको ये घट करके आपको 919 हो गया, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए आपको जनगणना के लिए हम बिहार करंट अफेयर में कवर करा चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, जनगणना का हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। चलिए आगे कराने, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यूक्रेन था, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेलारूस, रूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और सोमालिया और मालदीव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कारण यूक्रेन जो है 7 देशों से, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदेवा से मिलती है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो कीव है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेलाडीला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहले ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ बेलाडीला कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में, ये आपको उच्च श्रेणी के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट एस के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा बेलीडीला जो है देवताड़ा छत्तीसगढ़ का उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए विख्यात है, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान आदि देशों से निर्यात किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर है, हिमालय की सबसे दक्षिणतम और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हम लोग हिमालय के बारे में देखे थे, आपको पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो हिमालय के आपको 3 श्रेणियाँ
अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो देखने को मिलता है। तो ये जो सबसे लास्ट वाली है, अगर पार हिमालय छोड़ दे तो उसके बाद 3 श्रेणी देखने को मिलती है। तो ये शिवाल का जो है सबसे नवीनतम है और सबसे दक्षिणतम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको PYQ हम लोग जो बिहार स्पेशल है, खास करके जो 2025-26 में एग्जाम में जितना भी BPSC एग्ज़ाम लिया गया है उसका हम लोग साइंस कर चुके हैं और ज्योग्राफी कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग को हर सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। चलिए आगे कराएं। नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाले टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति की बात कर रहा है, ये आपको मिलता है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु के एक पशुपालक जनजाति है जो पारंपरिक रूप से भैंस पालन हेतु बहुप्रथा के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का रहा, विश्व में अंगूर की खेती, खट्टे फल, रेशम कीट पालन और जैतून की खेती के जलवायु प्रदेश सर्वाधिक विकसित है। तो अंगूर की खेती की बात करें तो ये किसके लिए कहाँ पे ये मौसमी दशाएं मिलेगा? तो ये आपको भूमध्य क्षेत्र में मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा भूमध्य जलवायु में शीतकालीन वर्षा और शुष्क धूपदार ग्रीष्मकाल होता है जो अंगूर, शराब उद्योग और बागवानी हेतु आदर्श होता है। चलिए 68 नंबर देख लेते हैं। कह रहा विश्व 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये आपको परिप्रशांत मेखला, यहाँ पे आपको 75% से अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलता है और भूकंप के क्षेत्र में इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। कह रहा प्रशांत महासागर के चारों ओर विवर्तनिक प्लेटें सीमाओं के स्थित आपको रिंग ऑफ फायर विश्व के सबसे अधिक आपको ज्वालामुखी और भूकंप प्रवण क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में स्थित रांची का पठार भौगोलिक दृष्टि से किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही हो जाएगा आपको उत्थित पेनिप्लिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रांची का पठार जो प्राचीनतम संप्रदाय मैदान पेनिप्लिन जो है तृतीय युग में भू उद्वहन के कारण ऊपर उठ करके उत्थित पठार है। देखिए पेनिप्लिन का निर्माण होता है जब आप लोग डेविस का पढ़े होंगे, डेविस का अपवर्तन चक्र, तो सबसे लास्ट उसका प्रक्रिया होता है आपको संप्रदाय मैदान या पेनिप्लिन बनता है। तो डेविस पूछ लीजिएगा। तो डेविस से संबंधित ध्यान रखिए, यहाँ BPSC पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेविस का अपवर्तन चक्र के अनुसार ये आपको ज्योग्राफी मेंस में पढ़ना होता है। जब ज्योग्राफी का आपका पहले सब्जेक्ट ये था, BPSC ऑप्शनल था, तो डेविस का अपवर्तन सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा पूछा, 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसी के अनुसार जो लास्ट प्रक्रिया होती है ये आपको संप्रदाय मैदान या पेनिप्लिन में बदल जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे कर रहा है। शीतोष्ण घास के मैदानों में संबंधित कौन सा क्षेत्र मिलान सही नहीं है? तो देख लेते हैं आपको शीतोष्ण। पहले देखिए, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दोनों समझ लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, उष्ण और शीतोष्ण। उष्ण और एक हो गया शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है। तो देख लेते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए ये जो उष्ण वाला है वो उष्ण कहाँ पड़ेगा? जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा। ये कहाँ पड़ेगा? दोनों ओर आपको भूमध्य रेखा के दोनों ओर पड़ेगा। ये कर्क और मकर रेखा के बीच देखने को मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ तापमान ज़्यादा होगा और बारिश भी ज़्यादा होगा। इसको ध्यान रखिएगा। वही बात करें आपको शीतोष्ण की, तो ये कहाँ पड़ेगा? तो ये मैदानता समानता उत्तरी गोलार्ध में आपको उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में आपको 30 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भाग में पड़ेगा। अक्षांश महाद्वीपीय भाग में जो बीच में पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है कि आपको शीतोष्ण घास का मैदान है जो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 50 डिग्री अक्षांश देखने को मिलता है। अगर वही उष्ण घास के मैदान की बात करें तो कर्क और मकर रेखा के बीच देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, अगर इसमें उष्ण में देख लेते हैं कौन कौन आता है, तो आपका सवाना आता है, ठीक है। सवाना घास का मैदान आपको कहाँ है? तो यह अफ्रीका में आपका उष्ण में पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कंपोज कहाँ पड़ेगा? तो ये भी आपका ब्राज़ील में पड़ेगा। ये भी क्या है? ये उष्ण प्रकार का ज्वालामुखी है। उसके बाद लानोस कहाँ पड़ेगा? ये आपको वेनेजुएला कोलंबिया में पड़ेगा। वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर उष्ण की बात करेगा तो सवाना अफ्रीका में पड़ेगा, कंपोज आपको ब्राज़ील में पड़ेगा, लानोस आपको वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा। वही बात करें समशीतोष्ण घास का मैदान कौन कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्रेयरी, ये कहाँ पड़ेगा? US में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेपी,
यूरेशिया में पड़ेगा। यूरेशिया में पड़ेगा। अगर बात करें पंपास, पंपास तो ये पड़ेगा आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पड़ेगा। और देख लेते हैं, और एक दो है आपको, डाउन्स, डाउन्स पड़ेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसको ध्यान रखिएगा। और एक आपको पड़ता है वेल्ड, बेल्ट कहाँ पड़ता है, तो बेल्ट पड़ेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए इसको याद रखना है कैसे, पहले तो ध्यान रखिए उष्णकटिबंधीय समशीतोष्णीय है, तो आपको उष्णकटिबंधीय में सवाना अफ्रीका में हो गया, ठीक है। सवाना का घास मैदान सहयोग पड़े हुए, कंपोज आपको ब्राज़ील हो गया, और लानोज वेनेजुएला में हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समशीतोष्णकटिबंधीय आपका प्रेयरी, तो कहाँ पड़ेगा, यूएस में। तो प्रेयरी यूएस क्या है, सबसे पावरफुल देश है, तो प्रे करेंगे तो प्रेयरी आ जाएगा यूएस में। उसके बाद स्टेपी कहाँ पड़ेगा, यूरेशिया में। तो स्टेपी क्या होता है, स्टेप, दो स्टेप वाला, तो कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, यूरेस प्लस एशिया प्लस आपको मध्य यूरोप वाला देश, दोनों वाला क्षेत्र जो आता है उसको यूरेशिया कहते हैं। तो स्टेपी पड़ेगा यूरेशिया में, पंपास पड़ेगा अर्जेंटीना में, ठीक है। डाउन्स, डाउन्स कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का बॉलर क्या होता है, डाउन्स ज़्यादा बाउंस मारते हैं, तो डाउन से बाउंस याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर होते हैं काफ़ी ज़्यादा बाउंस मारते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। और बेल्ट, बेल्ट ध्यान रखिए, यहाँ बेल्ट से आपको ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, तो यहाँ के जो बॉलर डेल स्टेन है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सबको करता था, तो बेल्ट से आपका बोल्ड, तो याद रखिए अफ्रीका। थोड़ा सा आप लोग ऐसे याद रखिएगा, तो आपको जब ऑप्शन देखिएगा ना आपको इजी लग रहा है, जब यही मिलान करने के लिए दे देगा कि डाउन से ऑस्ट्रेलिया और बेल्ट अफ्रीका, तो कन्फ्यूज होइएगा। तो डाउन से बाउंस याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो पिच होता है काफ़ी उछाल भरा होता है, तो यहाँ बाउंस ज़्यादा आता है। और बेल्ट याद रखिए दक्षिण अफ्रीका का जो बॉलर होता है था डेल स्टेन, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मारता था, अफ्रीका हो गया, तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे कह रहा 71 नंबर, क्वाड समूह कौन सा देश शामिल नहीं है। तो क्वाड में कौन कौन शामिल है पहले देख लेते हैं। भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, ये चारों हो जाएगा। आपका यूके नहीं शामिल होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी को मालूम होगा। कह रहा भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी का उत्पादन में देश का प्रथम स्थान रखता है, तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसके बाद करें सीमेंट उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा विश्व में चीन जो है सीमेंट उत्पादक का सबसे बड़ा देश है, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपका सीमेंट उत्पादक देश है, इसको ध्यान रखिए। आगे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुपडल पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मुपडल जो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ स्थित है, आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कन्याकुमारी तट पे, इसको ध्यान रखिए। तमिलनाडु में क्यों सबसे बड़ा पवन मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको पवन ऊर्जा अधिक मिलेगा तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र देखिए ये समुद्री से घिरा हुआ, तो यहाँ से संवहनीय हवा चलती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पवन ऊर्जा देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे 75 नंबर का, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थित है, इसके बिजली आपूर्ति की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा करंट में चर्चा में था रीवा में, तो ये था आपका मध्य प्रदेश, दिल्ली मेट्रो की लगभग 24% बिजली आपूर्ति करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ओडिशा के राउरकेला में समीप ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के संगम पर बनती है। तो ब्राह्मणी नदी जो है अब किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो देख लेते हैं आपका शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी। चलिए आप लोग इसको नहीं डिटेल से पढ़े होंगे, तो ध्यान रखिए दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी है। देखिए सोन तो होगा नहीं, सोन आपको कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में जाती नहीं, तो आपको ऐसे ही कट जाएगा। महानदी तेल ये होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शंख और दक्षिण कोयल नदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर है, मध्य प्रदेश के महू के निकट जनपाव पहाड़ी से किस प्रमुख नदी का उद्गम होती है। तो आपको कहाँ करा, जनपाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका चंबल नदी, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। चलिए तो आप लोग अगर एक्टिव रहिएगा चैनल पे, तो जो यूपीएससी का PYQ है, खास करके मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री का भी करा दूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है। 78 नंबर का है, भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिए, आपको थूर, रेया, कलर या अवसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ उनके बेसिन के क्षेत्र के घटते क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग देखे थे, अगर बात करें ऑल ओवर तो आपको गंगा हो जाएगा, उसके बाद गोदावरी हो जाएगा, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी में बात कर रहा है तो दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी के, उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बेसिन क्षेत्रफल गोदावरी का लगभग 3.1 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। वही बात करें कृष्णा का तो आपको 2.58 लाख है,
और महानदी 1.1 लाख है और नर्मदा 98,000 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको रुड़की उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा गढ़जाल पहाड़ियाँ भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको गढ़जाल पहाड़ियाँ जो है आपको पूर्वी घाट में आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। करा डाफला, मोरी और अम्बोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि गढ़जाल पहाड़ियाँ जो है आपको उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित है। चलिए आगे है, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो हम लोग देखे थे उष्णकटिबंधीय कहाँ था, ये आपको था जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और देहरादून में क्या था? FRIA भारत वन अनुसंधान केंद्र। और भोपाल में क्या था? तो भोपाल में आपको देखने को मिला था ये जबलपुर, ये भोपाल के जबलपुर में मिला था उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, जबलपुर MP हो जाएगा। ठीक है, और रायपुर में क्या था? तो रायपुर में हम लोग कुछ नहीं देखे थे, इसको ध्यान रखिए, जबलपुर में आपका हो जाएगा। और इसको एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए भोपाल में क्या था? तो आपको FRI यानी आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, उसकी अगर वही बात करें हम लोग किसका, शुष्क वन का, तो शुष्क वन कहाँ मिल जाएगा आपको? जोधपुर। जोधपुर ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर कास्ट वन की बात करें तो आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। और जैव विविधता की बात करें, वन जैव विविधता संस्थान, ये पड़ेगा आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। अगर वन उत्पादक संस्थान की बात करें, उत्पादकता संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा रांची में, इसको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। चलिए अब कह रहा है कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तरी एवं मध्य गंगा के मैदान को किस भाग में जलवायु में विभाजित किया गया है? तो देखिए कोपेन के जलवायु के अनुसार जो भारत का उत्तरी एवं मध्य गंगा के मैदानी भाग में है उसको CWG में विभाजित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। एक पूछता है और, तो देख लेते हैं इसको अच्छे से। कोपेन ने कैसे विभाजित किए हैं? तो उत्तरी बिहार की बात करें, उत्तरी बिहार की बात करें तो CWG में, अगर वही बात करें हम लोग, ये कोपेन के अनुसार देख ले हैं। ठीक है, वही बात करें दक्षिणी बिहार की तो ये आपका हो जाएगा AW में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करें टिवार्था के अनुसार, टिवार्थ भी पूछता है, तो टिवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार की बात करें तो ये आपको किस में हो जाएगा? ये आपको होगा CAW। और दक्षिण बिहार की बात करें तो टिवार्था के अनुसार हो जाएगा आपको AW, ध्यान रखिएगा। दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछता है तो इस दोनों को याद रखना है। चलिए आगे कह रहा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका बिहार का मुंगेर जिले में, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद करा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पड़ता है? आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना है, जो नेपाल से काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। उसके बाद करा है केसरिया और चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा चौर आर्द्रभूमि और केसरिया जो पड़ता है आपको पूर्वी चंपारण में पड़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर है, बिहार के किस जिले में देश का विशालतम प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार है? तो आपको जमुई के करमटिया में पड़ता है। ये 2-3 बार BPSC का क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ, तो ऑप्शन ए इसको ध्यान रखिएगा। देश का लगभग 42 से 43% स्वर्ण भंडार स्थित है। चलिए आगे कह रहा है गोगा बिल जो पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार का कटिहार में है, यह आपका रामसर साइड भी है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पूछा जाता है जिसको आपको ये कहाँ है? ये कटिहार स्थित है, बिहार का पहला सामुदायिक संरक्षण केंद्र है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करें गोगो बिल की तो कटिहार में है, ये क्या है? ये बिहार का पहला सामुदायिक संरक्षण रामसर स्थल है। बिहार में आपको 6 रामसर स्थल है, तो ध्यान रखिएगा। आपको 6 कौन कौन है? एक है कांवर झील कहाँ पड़ता है? कांवर झील बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद करें नागी पक्षी, उसके बाद नकटी पक्षी, ये आपको दोनों देखने को मिलता है जमुई जिला में, ठीक है। उसके बाद गोकुल झील हो गया, कहाँ पे? गोकुल जिला से आपको पड़ता है बक्सर में।
कांवर हो गया, नागी नकटी, 3 4, ये तो कटिहार हो गया। एक और कौन बच गया? उदयपुर झील। उदयपुर पड़ता है आपको कहाँ? ये तो पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में कितने रामसर हॉस्टल है? 3। भारत में पूछेगा तो 101 है। सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में पड़ता है, उसके बाद यूपी में, उसके बाद आपको 6 बिहार में और 6 पंजाब में। ठीक है, तो बिहार में 6 कौन कौन है? गोगो बिल आपको कटिहार में हो गया, कांवर झील बेगूसराय में हो गया, नागा और नगटी आपको जमुई में हो गया, गोकुल बक्सर हो गया, और उदयपुर की बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र क्रमशः कितना है? तो उत्तर और दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र इतना लगभग बिहार का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। तो उत्तर बिहार आपका हो जाएगा लगभग, इसमें हो जाएगा 93,300 वर्ग किलोमीटर, और दक्षिणी बिहार की बात करें तो 40,900 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आगे कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में कुल लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो ये 918 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 918, ये बिहार की बात कर रहा है। नौ सौ 18, और बाल लिंगानुपात कितना होगा? तो ये हो जाएगा 935। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो 918 हो जाएगा। और अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करेगा तो आपको गोपालगंज में देखने को मिलेगा। सेकंड स्तर की बात करें तो ये बिहार का जो कुल लिंगानुपात है 918 हो जाएगा, बाल लिंगानुपात 935 हो जाएगा। अगर वही हम लोग बात करें इंडिया का, तो इंडिया का कितना हो जाएगा? 943 लिंगानुपात हो जाएगा, और बाल लिंगानुपात 919। तो ऐसे याद रखिए, जो बिहार का लिंगानुपात है वो, जो बिहार का आपको कुल लिंगानुपात है वो भारत का बाल लिंगानुपात से अधिक है, और इसको 935 943, इसको ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा लिंगानुपात की तो आपको गोपालगंज में पड़ेगा, और सबसे कम आपको कहाँ मिलता है? तो आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। मुंगेर या वैशाली है, मुंगेरी है शायद, मुंगेर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर है, कर्मनाशा नदी का उद्गम बिहार के किस जिले के पहाड़ियों से होता है? तो ये कर्मनाशा नदी का आपको कैमूर जिला से होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 92 है, भारत नहीं है, घाघरा सरयू नदी बिहार के किस स्थान में आकर गंगा में मिलती है? तो घाघरा आपको रिविलगंज सारण जिला में आकर के गंगा मिल जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 93 नंबर है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो आपको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा। और सेकंड आपका हो जाएगा कौन सा? तो सेकंड आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो देखिए सबसे बड़ा अगर बिहार का पूछेगा तो कैमूर हो गया है। ठीक है, हाल ही में बना है, कह रहा है कैमूर अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य बन गया है। यह राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व पर स्थित है। ठीक है, और पहला कौन सा? तो पहला आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। 94 नंबर देख लेते हैं, गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है तथा यह बिहार के कितने जिलों में होकर प्रवाहित होती है? तो देखिए गंगा जो है बिहार के आपको, ये बिहार है अपना, तो बिहार में यहाँ से प्रवेश करती है कहाँ पे? तो ये चौसा में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, बिहार के चौसा में प्रवेश करती है, और यहाँ से सीधे आपको समानांतर बहते हुए निकलती है। तो बिहार के 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, पहले कहाँ? चौसा में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन ऐसे ही चौसा में प्रवेश करती है। कुल 12 जिलों से प्रवाहित होकर के आपको बिहार से बहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही बात करें आपको सोन, तो सोन भी आकर के पटना में आपको मनेर स्थित मिलती है, मनेर में मिलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं, कह बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार का कौन सा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आप लोग इसको पता होगा। देखिए याद रखिए, 7 जिला जो है नेपाल से लगता है। पहले क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इसको ध्यान रखिएगा। और पूर्णिया आपको है, जो ये पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल से लगता है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हमारा तीनों ये सही है, मतलब ये डी है जो ये नहीं लगता है। अगर बात करें, ये 7 जिला से लगता है, पूरब में 3 जिला से लगता है, और आपको यूपी 8 जिला और झारखंड से 8 जिला लगता है। तो पूछ दिया था एक बार मैक्सिमम जिला किससे लगता है, तो 8 दोनों ऑप्शन में था, ये सही हो जाएगा। यूपी से कहेगा तो 8 जिला, और झारखंड से पूछेगा तो ये आपको 8 जिला लगता है। बाकी हम लोग बिहार विशेष में बहुत डिटेल्स अध्ययन किए हैं।
चलिए आगे कराए, बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ो लिंक परियोजना सीमांचल क्षेत्र में कौन से 4 जिले लाभान्वित होंगे? तो ये आपको सीमांचल में आपको अररिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से आपको निकलती है? कुर्सेला से यहाँ से निकलती है, तो ये आपको यहाँ से निकाला गया है, ये चारों जिला लाभान्वित हो गए, तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे करा, नागा नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में? तो हम लोग देख चुके थे जमुई में है। ठीक है, 98 नंबर है, बिहार के हाल ही में घोषित यानी रामसर भूमि गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय कम से किस जिले में है? तो गोकुल भी देख चुके थे, कहाँ था आपको? बक्सर में। और उदयपुर की बात करें तो पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 99 नंबर है, नेपाल के हिमालयी श्रेणी में निकलने वाली बागमती और कमला नदियाँ क्रमशः कहाँ से निकलती है? तो बागमती और कमला आपको शिवपुरी पहाड़ी नेपाल से, और कमला जो है आपको महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 नंबर है, किस नदी को अपने मार्ग परिवर्तन विनाशकारी के लिए बिहार का शोक कहते हैं? तो ये आपको कोसी कहते हैं। देखिए कोसी नदी में होता क्या है ना, जब ये कोसी यहाँ से निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा गाद लाती है, तो गाद के कारण जो नदी का प्रवाह होता है मेन रूप से यहाँ ना होकर के इसका जो नदी का प्रवाह क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, और अलग अलग दिशाओं में फैल करके बाढ़ का मैदान, बाढ़ के रूप में आपको पूरा जलमग्न कर देती है, इसलिए आपको बिहार का शोक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग अभी तक साइंस एंड टेक का जो बीपीएससी 2025-26 जितना भी एग्जाम कराया गया है सभी क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके बाद ज्योग्राफी देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह और सब्जेक्ट देखेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम रनर से जुड़ जाइए, इसका PDF वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। रिवीजन करते रहिए, मात्र 2 महीना बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बिहार स्पेशल देख लेंगे, और आपका क्या है, बिहार स्पेशल हो गया, और पॉलिटी का देख लेंगे, और आपका हिस्ट्री का देख लेंगे। इसके साथ ही साथ जो हम लोग अभी करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे थे जनवरी से लेकर जुलाई तक, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा करंट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।